एक मिनट दिया है, थोड़ा प्रैक्टिस बीच बीच में आप भी रीड करके समझने की कोशिश करो। सब पूरा मैं ही बताऊंगा ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों। केस लॉ आपके सामने है, बोल्टन वर्सेस जोन्स। बच्चे यहाँ बोल्टन को हम क्या कहेंगे? लेट अस टॉक इन लीगल लैंग्वेज नाउ। प्लेंटिफ, यस, वेरी गुड, परफेक्ट, परफेक्ट आंसर। स्पेलिंग करेक्ट रखो हाँ बच्चों, परफेक्ट, वेरी गुड। यस, सभी लोग करेक्ट टाइप कर रहे हैं, वेरी गुड। हाँ, तो केस स्टडी पढ़ते जाओ। इसमें कैसे प्रूव होता है देखो ना, कि जिसको ऑफर दिया जाए ओनली दैट पर्सन हैज राइट टू एक्सेप्ट दैट ऑफर। एंड यहाँ हुआ क्या देखो, यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट ऑफ द केस। सीए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पूछा जा सकता है केस स्टडी पर, पूछते हैं। तो बहुत ही सिंपल वे आपको लिखना पड़ेगा ये स्टोरी जैसा। सो बच्चों, चलो मैं कुछ पूछ रहा हूँ उसके हिसाब से आप आंसर दो। इसमें ऑफर ऑफर कौन दिया? ऑफरर कौन है? टाइप करो। तो 2 मिनट लेता हूं मैं आपका। बोल्टन वर्सेस जोन्स के केस में अगर आपने पढ़ा तो कौन था? जोन्स, सही है। किसको ऑफर दिया था उसने? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको ऑफर दिया था उसने टू बाय गुड्स? किसको ऑफर दिया था? बच्चों क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, ठीक से पढ़ो। चेतना, भाविका, लियन, आपको लगता है आपने बोल्टन आंसर सही लिखा है? ब्रोकल हस्ट, मेरे हिसाब से ब्रोकल हस्ट। देखो गलत तो नहीं बोल रहा हूं। जोन्स ने ऑफर किया ब्रोकल हस्ट को, लेकिन ये ऑफर ब्रोकल हस्ट ने एक्सेप्ट न करके उससे जिसने बिजनेस खरीदा बोल्टन, उसने एक्सेप्ट करके गुड्स भेज दिए। तो आपको लगता नहीं यहाँ पर ऑफर स्पेसिफिकली किसको एक्सेप्ट करना था? ब्रोकल हस्ट को। बट हु एक्सेप्टेड दिस ऑफर? बोल्टन। बाद में क्या पॉइंट हुआ आपको समझ में आ ही गया। कौन केस जीता होगा ये? आपके हिसाब से कौन केस जीता होगा ये कोर्ट में? जोन्स, सही है। क्योंकि वो क्लियर कट कह रहा है कि ब्रोकल हस्ट वाज माय डेटर, आई एम हिज क्रेडिटर। मैंने उनसे गुड्स मांगा था सो दैट आई कैन सेट ऑफ माय डेप्ट अगेंस्ट दैट सप्लाई। बट मेरा ऑफर जो है वो ब्रोकल हस्ट ने एक्सेप्ट ना करके बोल्टन ने एक्सेप्ट कर दिया, जिसको तो मैं पहचानता भी नहीं। मैंने ऑफर दिया ब्रोकल हस्ट को, हाउ डिड बोल्टन एक्सेप्ट दैट ऑफर? इट वाज नॉट जनरल ऑफर जिसको कोई भी एक्सेप्ट करे।
I have specifically given offer to Brocklehurst. बच्चों, आर यू गेटिंग माई आर्ग्यूमेंट्स? जिस हिसाब से आप आंसर लिख रहे हो, सिर्फ बीच में 2-3 बच्चों ने एक मिस्टेक कर दिया। मैंने जब पूछा कि कौन ऑफरर है कौन ऑफरी है, तो वहां ऑफरी में मिस्टेक कर दिया बहुत लोगों ने। ओके, एनीवे आई होप जिनका मिस्टेक हुआ था दे हैव अंडरस्टूड। स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, बच्चों एक बार मैं पर्पसफुली रीड कर रहा हूँ केस स्टडी, क्योंकि वक्त ले लिया हमने इसके ऊपर। ओके, ट्राई टू गेट दिस पॉइंट। क्या लिखा है देखो अगेन। ओके, बोल्टन बॉट बिजनेस फ्रॉम ब्रोकलहस्ट। बॉट मीन्स परचेस्ड। बिजनेस चला रहे थे ब्रोकलहस्ट, तो पूरा बिजनेस जिसको हम कहते हैं ना, बिजनेस पूरा गोइंग कंसर्न अलोंग विद गुडविल, किसने खरीद लिया उनसे? बोल्टन ने। ब्रोकलहस्ट का पूरा बिजनेस बोल्टन ने परचेस कर लिया। ओके, उसके बाद फुल स्टॉप के बाद वापस नया सेंटेंस क्या कहता है? जोन्स या जोनस, जो भी आप बोलो, जो कि ब्रोकलहस्ट का क्रेडिटर था। अकाउंटिंग लैंग्वेज समझ में आ रहा होगा आपको। जोन्स अगर क्रेडिटर है ब्रोकलहस्ट का, यानी ब्रोकलहस्ट वाज डेटर, दैट मींस ब्रोकलहस्ट वाज सपोज्ड टू पे सम मनी टू जोन्स। तो जोन्स ने क्या सोचा कि ब्रोकलहस्ट से मुझे पैसे लेने हैं, तो क्यों ना मैं पैसे के बदले उसको ऑर्डर प्लेस करूं, ताकि ब्रोकरस्ट मुझे गुड्स सप्लाई करे, एंड वो गुड्स का जो पेमेंट होगा उसके अगेंस्ट आई विल सेट ऑफ माय डेट। ये प्लानिंग था जोन्स का, एंड गलत नहीं था। देयरफॉर जोन्स ने ये ऑर्डर सप्लाई करने का एक्चुअली दिया था ब्रोकरस्ट को। सो इट वाज अ स्पेसिफिक ऑफर गिवन बाय जोन्स टू ब्रोकरस्ट, एंड ओनली ब्रोकरस्ट हैज द राइट टू एक्सेप्ट दैट ऑफर। बट आप यहाँ देख रहे हो, इन प्लेस ऑफ ब्रोकरस्ट हु एग्जीक्यूटेड दैट ऑर्डर? बोल्टन। बाद में बोल्टन डिमांड करने लगा पैसे का, तो जोन्स ने देने से मना कर दिया कि मैं तुमको क्यों दूं पैसा। आई हैव गिवन अ ऑर्डर टू ब्रोकलहस्ट, ही वाज माय डेटर। मैं उससे गुड्स परचेस करके मेरा पैसा उसे सेट ऑफ करने वाला था। आई हैव नॉट गिवन ऑर्डर टू यू, व्हाई डिड यू एग्जीक्यूट द ऑर्डर? सो जोन्स क्लियरली रिफ्यूज टू पे बोल्टन फॉर द गुड्स। गेटिंग दैट? एंड जब इसमें केस कोर्ट तक पहुंचा, तो हेल्ड के बाद क्या लिखा है आपको पता ही है। हेल्ड के बाद क्या लिखा है बच्चों? Held as offer was not made to Bolton, therefore there was no contract between Bolton and Jones. And when there was no contract between Bolton and Jones, there is no question of demanding any money from Jones. अब बहुत बच्चों को डाउट आएगा कि सर बोल्टन ने गुड्स तो दे दिया, अब वो पैसा कहां से रिकवर करेगा? लेट हिम रिकवर फ्रॉम ब्रोकलहस्ट, ब्रोकलहस्ट से रिकवर करेगा, वो पॉसिबिलिटी है। आर यू गेटिंग दिस स्टूडेंट? आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? केस स्टडी के लैंग्वेज में देखो, रिस्पॉन्स दो। कंफ्यूजन तो नहीं है ना बच्चों? देखो, आपको पढ़ने के लिए बोला, फिर मैंने भी पर्पसफुली पढ़ा, 2 बार डिस्कस किया हमने ये केस। तो मैं सीएस स्टूडेंट से पूछूंगा, सीएस, कि अगर ये केस स्टडी देकर आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि इस केस स्टडी से कौन सा ऑफर दिया गया है, तो डेफिनेटली यू हैव टू चूज द आंसर स्पेसिफिक ऑफर, स्पेशल ऑफर। ओके बच्चों, तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है ना, घुमा फिरा के। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। सो लेट अस कंटिन्यू बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में अगर आप देखेंगे, तो इन केस ऑफ जनरल ऑफर, अगर ये जनरल ऑफर होता है कि नहीं, तो बोल्टन वुड हैव रिकवर्ड हिज मनी फ्रॉम जोन्स, बट दैट वाज अ स्पेसिफिक ऑफर। बच्चों, ये जनरल ऑफर का केस हमने कहाँ पढ़ा था? डिटेल में याद करो, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉक कंपनी। याद आया? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, पूरी केस स्टडी हमने उस वक्त पढ़ी थी।
तो जनरल ऑफर में क्या था? इट इज ऑफर टू जनरल पब्लिक. एनी कैन रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड ऑफर, कैन एक्ट अकॉर्डिंगली and can accept that offer. Getting that? Okay. तो बच्चों, आई थिंक द सेकंड केस लॉ जो हमें जनरल ऑफर के बारे में बताता है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, we have already discussed, so let us not let us not waste time there. Let us read another point. बच्चों, सेकंड लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस इज, हेडलाइंस आपके सामने है, लेकिन मैं कहूंगा आपको याद करना होगा. बच्चों, यस नो में आंसर लिखो. यस नो में आंसर लिखो. क्या ऑफर के साथ कंडीशन हो सकता है? कैन वी पुट कंडीशन विथ ऑफर? कैन ऑफरर पुट एनी कंडीशन इन ऑफर? ऑफर के साथ क्या कंडीशन डाल सकता है ऑफरर? यस, एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड. सभी का आंसर सही है. तो बच्चों, अभी अपोजिट सुनो. ऑफरर ऑफर के साथ कंडीशन लगा सकता है, लेकिन ऑफरी एक्सेप्टेंस करते समय कंडीशन नहीं लगा सकता. अगर एक्सेप्टेंस के साथ आपने कोई कंडीशन लगाया, जिसको हम कंडीशनल एक्सेप्टेंस कहते हैं, तो बच्चों वो एक्सेप्टेंस इनवैलिड एक्सेप्टेंस हो जाएगा. इनफैक्ट मैं तो कहूंगा वो एक्सेप्टेंस ही नहीं है, वो कौन सा ऑफर बन जाएगा? टाइप करो. एक्सेप्टेंस के साथ अगर मैं कोई कंडीशन लगा दूं, तो मैंने कहा वो तो एक्सेप्टेंस ही नहीं है, वो एक प्रकार का, एक अलग प्रकार का ऑफर बन जाता है. और उस ऑफर को हम क्या कहते हैं? काउंटर ऑफर. याद आया सबको? वेरी गुड. तो बच्चों, बोलना क्या है, मुझे बताना क्या है. यस, काउंटर ऑफर. एवरीवन इज करेक्ट. सभी लोग टाइप कर रहे हैं, सबका आंसर सही है. परफेक्ट. तो बच्चों, बोलना क्या है कि जब ऑफरी को ऑफर दिया जाए, तो ऑफरी ने ऑफर एक्सेप्ट करना है विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, विदाउट एनी कंडीशन. अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं होना चाहिए. शब्दों पे ध्यान दो. एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनक्वालिफाइड. यानी अपोजिट में बोलू, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का मतलब एक्सेप्टेंस विथ कंडीशन. एंड व्हेन यू पुट एनी कंडीशन विथ एक्सेप्टेंस, it becomes invalid acceptance. In fact, it is not an acceptance, so it will not give arise to any valid contract. Try to understand. So the point number 2 में अभी एक और वर्ड डिस्कस करना है. acceptance must be absolute. Do you know what do you mean by word absolute? Wrong answer भी चलेगा, टाइप करो. कभी सुना होगा आपने. acceptance must be absolute. Very good. दिशा, वेरी गुड. परफेक्ट आंसर है. जो ऑफर बोला है वही होना चाहिए. करेक्ट. क्लियर और क्लीन और क्लियर. क्लीन और क्लियर की बजाय कंप्लीट वर्ड इज करेक्ट आंसर. बच्चों, कंप्लीट एक्सेप्टेंस कंप्लीट होना चाहिए. एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट होना चाहिए. कैसे, मैं आपको बताता हूं. बच्चों, मैंने ऑफर दिया आपको, विल यू परचेस माई कार फॉर ₹2 lakhs. ऑफर था कि नहीं? विल यू परचेस माई कार फॉर ₹2 lakhs. तो आपने क्या कहा? यस सर. यस बोला आपने, मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हो. बट आपने कहा यस सर, बट लेट मी कंफर्म फ्रॉम माय ब्रदर. यस सर, बट लेट मी कंफर्म फ्रॉम माय ब्रदर. लेट मी कंफर्म फ्रॉम माय पेरेंट्स. आप यस भी बोल रहे हो एंड सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन भी डाल रहे हो. अब आप यस बोल रहे हो ना, आपके पेरेंट्स ने ना बोला, तो इसका मतलब व्हाट डिसीजन आर यू गोइंग टू टेक?
हाँ भी नहीं बोल रहे हो, ना भी नहीं बोल रहे हो, तो ये एक्सेप्टेंस को कंप्लीट एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। देखो, आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट अराइज करना है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो आपका एक्सेप्टेंस भी कंप्लीट होना चाहिए इन ऑल सेंस। उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, डबल मीनिंग नहीं निकलना चाहिए, हाँ भी बोल रहे हैं, ना भी बोल रहे हैं, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, कंप्लीट होना चाहिए, एंड एक्सेप्टेंस विदाउट एनी कंडीशन होना चाहिए। आई होप आपको हेडलाइंस नंबर 2 समझा। तो कभी भी वैलिड एक्सेप्टेंस देना है तो याद रखना, द सेकंड पॉइंट इज इट शुड बी कंप्लीट एक्सेप्टेंस एंड इट शुड बी विदाउट एनी कंडीशन। मुझे लगता है मैंने वक्त ले लिया है समझाने के लिए, क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों, लेट अस रीड दैट पॉइंट, क्या लिखा है देखो। एज पर सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट, acceptance is valid only when it is absolute and unqualified and is also expressed in some usual and reasonable manner unless the proposal prescribes the manner in which it is being accepted. Very important line. आप जब अपना एक्सेप्टेंस देते हैं तो दैट एक्सेप्टेंस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल और रीजनेबल मैनर। एक रीजनेबल मैनर में आपको एक्सेप्टेंस देना है, बरोबर है? जब तक ऑफरर ने कोई एक्सेप्टेंस प्रोसीजर अपने तरफ से प्रिस्क्राइब न की हो तो। याद आ रहा होगा तो जरा याद करो, मैंने आपको ऑफर दिया था बाय पोस्ट, और मैंने कहा था लेट मी नो वेदर यू आर गोइंग टू परचेस माय कार, लेट मी नो बाय टेलीग्राम और बाय स्पीड पोस्ट। दैट मीन्स आपको मेरा ऑफर किस मोड में एक्सेप्ट करना है, ये मैंने पहले ही प्रिस्क्राइब कर दिया था। अगर मैंने नहीं प्रिस्क्राइब किया होता तो आप भी क्या करते, अपना एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट भेजते, नॉर्मल लेटर। बट सिंस मैंने मेरे ऑफर में ही प्रिस्क्राइब कर दिया था मैनर, कि मेरा ऑफर आप एक्सेप्ट किस मैनर में करेंगे, ये मैंने जब पहले ही बता दिया है, तो यू हैव टू डू द अकॉर्डिंग एक्ट और एक्ट अकॉर्डिंगली। आपको उसी मेथड से फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, अगर मैंने कोई मेथड प्रिस्क्राइब नहीं किया है तो जो भी एक रीजनेबल मैनर होता है ना, यूजुअल मैनर, रीजनेबल मैनर होता है एक्सेप्टेंस का, उसी हिसाब से एक्सेप्टेंस कर दीजिए। तो बच्चों, बोलने का मतलब क्या है? इफ द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स द मैनर इन विच इट मस्ट बी एक्सेप्टेड, देन इट मस्ट बी एक्सेप्टेड अकॉर्डिंगली। गेट दैट लास्ट लाइन। एग्जाम्पल के पहले का लास्ट लाइन कहीं लिख के रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स द मैनर, प्रपोजल मतलब बच्चों ऑफर, मैंने ऑफर में ही प्रिस्क्राइब कर दिया मैनर, किस पढ़ाई के लिए मैनर में। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट मैनर, तैयारी का साथी। किस मैनर में मेरा आपको ऑफर एक्सेप्ट करना है, तो आपको वही मॉड एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब प्रिस्क्राइब का मतलब जो मैंने प्रिस्क्राइब किया उसी मेथड से आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लास्ट लाइन जो अभी मैंने पढ़ा, सबको समझ में आया क्या? यस नो में आंसर दो। लास्ट लाइन जो मैंने अभी रीड किया, अभी ऑफर एक्सेप्टेंस का मिक्स्ड डिस्कशन चल रहा है बच्चों। हाँ, अगर ऑफरर ने कोई मैनर प्रिस्क्राइब नहीं किया है तो सामने वाला कैसे एक्सेप्टेंस दे सकता है? सम यूजुअल और रीजनेबल मैनर, सम यूजुअल और रीजनेबल मैनर। ओके,
नाउ बच्चों आई एम गोइंग टू रीड द एग्जाम्पल से मुझे लगता है एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा है देखो एग्जाम्पल में, ए इंक्वायर्स फ्रॉम बी, ए ने बी से पूछा, इंक्वायर किया। अच्छा प्रश्न देखो, विल यू परचेस माई कार फॉर ₹2 lakhs? विल यू परचेस माई कार फॉर ₹2 lakhs? तो आपको लगता नहीं यहाँ पर ए ने ऑफर दिया बी को? इफ बी रिप्लाइज, बी ने क्या रिप्लाई किया, आई शैल परचेस योर कार फॉर ₹2 lakhs इफ यू बाय माई मोटरसाइकिल फॉर ₹50,000। बच्चों इतना ही मैंने पढ़ा, टाइप कीजिए क्या है ये। बी ने एक्सेप्टेंस दिया, लेकिन आपको लगता है ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? इनवैलिड है। इनफैक्ट ये एक्सेप्टेंस ना होकर बच्चों काउंटर ऑफर है। एक्सेप्ट भी कर रहा है, एक्सेप्टेंस के साथ कंडीशन भी दे रहा है। मैंने पहले भी एग्जाम्पल पढ़ा था, ये तो कार का एग्जाम्पल है, एक पुराने बुक में मैंने पढ़ा था व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। उसमें एग्जाम्पल था, विल यू परचेस माई डॉग फॉर ₹10,000? सामने वाला का यस आई एग्री टू परचेस योर डॉग प्रोवाइडेड यू परचेस माई कैट। जब मैं पढ़ता था बच्चों तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हुआ करते थे। अभी तो आई थिंक कार वाला एग्जाम्पल आ गया, बट आइडिया रिमेन सेम। बच्चों इस एग्जाम्पल में बी द्वारा दिया गया एक्सेप्टेंस को हम वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं बोलेंगे। द रीजन इज बीइंग एक्सेप्टेंस के साथ ही हैज पुट सम कंडीशन। इनफैक्ट ही इज गिविंग काउंटर ऑफर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ही इज गिविंग काउंटर ऑफर। मुझे लग रहा है कि आप ये कैच कर चुके हैं पॉइंट को। हियर बीस कैनॉट बी कंसिडर्ड टू हैव एक्सेप्टेड द प्रपोजल। फाइनल कंक्लूजन, यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि बी ने अब प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। इफ ऑन द अदर हैंड B agrees to purchase the car from A as per his proposal, subject to availability of valid registration certificate or registration book for the car, then the acceptance is in place, though the offer contained no mention of क्या बोलो RC book. This is because expecting a valid title for the car is not a condition. Therefore, the acceptance in this case is unconditional. बच्चों उसके बाद जो एक एग्जाम्पल है, आई होप यू अंडरस्टैंड द वर्ड आरसी बुक। बच्चों जब भी हम कार खरीदते हैं ना, तो वो कार खरीदने का हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है जिसको हम कहते हैं आरसी। उसमें कार के बारे में सारी जानकारी लिखी रहती है, कार का नंबर, उसका सब सब डिटेल्स, कब खरीदा, बरोबर है, उसका रजिस्ट्रेशन विद गवर्नमेंट। तो इनडायरेक्टली एक प्रकार की आरसी बुक होती है कि नहीं, एक प्रकार का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अभी तो प्लास्टिक फॉर्म में आता है, पहले पेपर फॉर्म में आता था। तो जाहिर बात है, अगर ए कहता है विल यू परचेस माय कार फॉर ₹2 lakhs, बी कहता है यस आई एग्री, बट आरसी बुक है तो मैं खरीदूंगा। तो बच्चों आरसी बुक रहना ये कोई कंडीशन नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट एवरीवन नोज, सबको पता है कि अगर मैं कोई गाड़ी खरीद रहा हूं तो गाड़ी के साथ मुझे वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए, दैट इज अंडरस्टूड। यहाँ पर बी जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की बात करता है एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, दैट मीन्स ही इज नॉट पुटिंग एनी कंडीशन, बिकॉज बाय डिफॉल्ट इट इज अंडरस्टूड कि व्हेन आई परचेस अ कार आई एम इवन एक्सपेक्टिंग अ वैलिड टाइटल ऑफ द कार। मैंने कार आपसे खरीद लिया, आरसी इनवैलिड निकला तो पुलिस कंप्लेंट मेरे ऊपर हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर बी का ये बोलना कि हाँ मैं कार खरीदने को तैयार हूं अगर आपके पास आरसी बुक है वैलिड, तो इसका मतलब बी इज नॉट पुटिंग एनी कंडीशन। बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड, बी कोई कंडीशन नहीं, कोई काउंटर ऑफर नहीं है। वो सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ होना चाहता है कि मैं जो कार खरीद रहा हूं दैट कार शुड हैव वैलिड आरसी। ओके, आरसी मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट।
कि मुझे फ्यूचर में कार चलाते समय कोई आरटीओ ऑफिसर अगर रोकता है तो आई शुड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम्स। तो बच्चों इस एक एग्जाम्पल में उन्होंने दो चीजें बताने की कोशिश की है। पहले एग्जाम्पल में कहीं ना कहीं देर वॉज एन एक्सेप्टेंस विथ कंडीशन, therefore it becomes invalid acceptance and not going to give arise to क्या बोलो valid contract. Whereas in the second example of valid registration certificate, I hope you understood, this is a valid acceptance because when I purchase car from you, I am going to expect a valid RC book from you also. ऐसा कभी होता है कि गाड़ी बेच दी एंड आरसी बुक मेरे पास ही है? ऐसा होता नहीं है बच्चों। आई थिंक थोड़ा बहुत व्हीकल्स का नॉलेज होगा आपको। गेटिंग दैट? सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में यानी एग्जाम्पल में कोई डाउट किसी को? सेकेंड पार्ट ऑफ द एग्जाम्पल में काउंटर ऑफर तक तो ठीक था, मुझे लग रहा है कि सबको क्लियर है वो, बट आई एम आस्किंग डाउट इन द सेकेंड पार्ट। बच्चों कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। हाँ, ओके। तो बच्चों यहाँ पर वी आर डिस्कसिंग नाउ द टर्म एक्सेप्टेंस। यहाँ तक मैं सोच रहा हूँ डिस्कस करके आई शुड स्टॉप नाउ। ओके, इमीडिएटली सब लोग ऑफलाइन मत हो जाओ। 30 सेकेंड्स 1 मिनट ले लो। आज के लेक्चर का जो भी हमने डिस्कशन किया, अभी भी कोई पॉइंट है ऐसा जो आपको कंफ्यूज कर रहा है? आप ये पूरा एग्जाम्पल रीड कर लो बच्चों। आरसी बुक का मैंने नहीं पढ़ा, एक बार पढ़ा, फास्ट पढ़ा लेकिन, बट आप भी जरा अंडरस्टैंड कर लो। एंड अब तक के लेक्चर का कोई और कंफ्यूजन हो तो आप जरा डाउट क्लियर कर लो बच्चों। ओके, कहीं पर भी कोई वर्ड आपको कंफ्यूज कर रहा हो? ओके, हाँ सर, क्या लिखा है दिशा? सर इन बोल्टन एंड जोन्स केस जोनस ने गुड्स अपने पास रखे। यस, यस, आई गिव द रीजन व्हाई। बिकॉज बोल्टन ने जोन्स ने जो ऑर्डर दिया था, ही हैज गिवन टू ऑर्डर टू whom यू नो दैट। उन्होंने इनडायरेक्टली अपने डेटर को ऑर्डर दिया था ये। तो गुड्स जब उसको मिले तो गुड्स अपने पास रखेगा ना वो। एंड वो बोल्टन से क्या कहेगा, नाउ यू गो एंड रिकवर द मनी फ्रॉम दैट अनदर पर्सन, है ना, जिसका नाम क्या था? ब्लॉक, नाम क्या था वो, ब्लोकर, हाँ। उससे रिकवर करो। तो आई थिंक दिशा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे गुड्स जोन्स ही रखेगा एंड ही विल आस्क द बोल्टन टू रिकवर द मनी फ्रॉम हिज डेटर। अच्छा, नहीं पता चलता तो वो ब्रोकल हस्ट को बीच में लाता ना, कि बाबा तू ये क्या कर रहा है, मैं तेरे को ऑर्डर दिया, कोई और सामान भेज रहा है, क्या करने का उसका? कुछ तो डिस्कशन होता। इसमें क्या था, केस वाज वेरी क्लियर कि ही हैज एक्चुअली गिवन एन सप्लाई गुड्स करने का ऑर्डर उसने एक्चुअली दिया था किसको? ब्रोकल हस्ट को। तो इसमें बोल्टन को गुड्स सप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं था। आर यू गेटिंग दैट? यस। और क्या था जो, तो जब जोन्स का गुड्स का डिलीवरी मिला तब उसको पता चला कि गुड्स बोल्टन ने भेजा है, तो भी क्या फर्क पड़ता है दिशा? वो यही सोचेगा ना कि ब्रोकल हस्ट के बिहाफ पर भेजा होगा बोल्टन ने। वो तो यही समझ कर गुड्स लेगा ना, क्योंकि वो आपस में खरीद बेच रहे हैं बिजनेस का, हो सकता है ब्रोकल हस्ट के कहने पर भेजा हो। वो तो यही अजम्पशन करेगा बिकॉज ही हैज पुट एन ऑर्डर टू हुम। अब देखो ना, ऑर्डर आप किसको देते हो लेकिन डिलीवरी कोई और देके जाता है, तो ये हिसाब से होता है। आप देखो ना, ऑर्डर आपने गिरीश को दिया लेकिन हो सकता है गिरीश का नौकर गुड्स देने चला आ जाए, गिरीश का कोई फ्रेंड गुड्स देने चला आ जाए आपको। ओके, पार्थ का क्या डाउट है? सर ब्रोकलस्ट का डेब्ट खत्म हो गया क्या? यस, यस, बिकॉज जोन्स का ये इंटेंशन ही यही था कि मैं ब्रोकलस्ट से गुड्स ले लूं
और मेरा जो डेप्ट है उसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर दूं, तो यू आर राइट, ब्रोकलहस्ट का डेप्ट खत्म हो गया, एंड दैट इज व्हाट मैं कह रहा था, क्या ब्रोकलहस्ट मस्ट मेक द पेमेंट टू whom? बोल्टन, फॉर द गुड्स बोल्टन हैज सप्लाइड टू whom? जोन्स। ओके, सो बेसिकली देखा जाए तो जोन्स ने जब गुड्स का ऑर्डर दिया तो जोन्स को बिल्कुल पता नहीं था कि बोल्टन एंड ब्रोकलहस्ट में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है। उसने अपने नॉर्मल वे से ऑर्डर दिया था ब्रोकलहस्ट को, बरोबर है। तो इसमें बोल्टन को गुड्स एग्जीक्यूट करने का कोई मतलब नहीं था एक्चुअली। अगर वो एग्जीक्यूट कर रहा है तो जोन्स यही अजम्पशन करेगा कि ब्रोकलहस्ट ने गुड्स भेजा है। उसको क्या मालूम एक्स वाई जेड कौन आ गया, कौन खरीदा and कौन भेज रहा है सामान। आर यू गेटिंग दिस स्टूडेंट? यस। हाँ, यस, कर सकता है। मैं इसको बच्चों, दिशा आपने अभी जो डाउट पूछा ना, आपने अभी जो डाउट पूछा, अगर ब्रोकलहस्ट ने बोल्टन को पेमेंट नहीं किया तो बोल्टन सू कर सकता है ब्रोकलहस्ट पे। यस, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, सुन के रखो, अभी से चाहिए तो साइड में लिख के रखो। ये हम कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं अगर कहूंगा हाँ तो आप इमीडिएटली कहेंगे सर उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं था। तो आप याद करो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का क्या मीनिंग बताया था मैंने। ये दो लोग मिलके नहीं करते, ये लॉ के एंगल से अपने आप हो जाता है। तो ब्रोकल हस्ट से पैसा रिकवर करेगा बोल्टन, एंड दैट ही विल बी अंडर कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। हाँ बच्चों, ओके। दिशा क्लियर हुआ पॉइंट मैंने क्या कहा, आपका डाउट? ओके, आप लिख के रखना, ये आप देखना, हम आगे वापस डिस्कस करेंगे। रितेश का क्या डाउट है? सर अगर ब्रोकलस ने बोल्टन को उसका पैसा नहीं दिया तो बोल्टन ब्रो, हाँ सेम सेम। तो रितेश अभी मैं जो अभी आंसर दे रहा था, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, ब्रोकल हस्ट से बोल्टन आगे चल के पैसा वसूल कर सकता है लीगली अंडर कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, लिख के रखो, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, याद होगा तो। ओके, वेरी गुड। ओम का क्या डाउट है? काउंटर ऑफर एक्सेप्ट हो सकता है क्या, क्योंकि उसमें भी कंडीशन रहता है। ओम, जब मैं काउंटर ऑफर डिस्कस कर रहा था तो मेरा पहला लाइन क्या था? काउंटर ऑफर इज रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। इसका मतलब आपके ओरिजिनल ऑफर को मैंने रिजेक्ट कर दिया तो एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। इनडायरेक्टली एक्सेप्टेंस नहीं हुआ तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। ओके, हाँ, मैंने जो काउंटर ऑफर दिया उसको आप अगर एक्सेप्ट करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आगे चल के। मैंने कहा मैं 10,000 में घर बेचना चाहता हूँ, आपने क्या कहा? सर 10,000 में नहीं, 5,000 में बेचते हो तो मैं खरीदने को तैयार हूँ, तो आपने काउंटर ऑफर दिया। तो मैंने कहा ठीक है चलो 5 में ही खरीद लो। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब मैंने एक्सेप्ट किया ना, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आर यू गेटिंग द पॉइंट ओम? यस, और कोई डाउट बच्चों? ओम का डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? देखो, ओम सुन रहे हो बात मेरी? ओम, आपको समझा मैंने क्या कहा? ओके, ठीक है। चलो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे बच्चों। ओके, ऐसे डाउट पूछते रहो, जरा जरा भी मैंने कहा ना कंफ्यूजन होता है तो आप क्लियर करते चलो डाउट्स को। ठीक है, वो आपको रीडिंग करते समय फिर सिंपल लगेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे, एक लाइन भी कंफ्यूज करेगा ना आपको तो आप पूरा पैराग्राफ छोड़ दोगे। ऐसा होता है लॉ में, हाँ बच्चों। ओके, ओके, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स।